अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम आज बायोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज़ ये स्पेशल सीरीज़ है जो हम एएलपी सिलेबस जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, हम उसके थ्रू जो है आज के लेक्चर को लेकर चलेंगे। और थ्रू आउट जितने भी इसकी मज़ीद वीडियोज़ बनेंगी इंशाल्लाह वो एएलपी ही सिलेबस से ही होंगी। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों जो हैं वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर एक के टॉपिक को कवर करें। हर एक के जो एएलपी सिलेबस है उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है इस सीरीज़ का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फ्रेंड्स, हर एक लेक्चर को हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में कवर करेंगे बायोलॉजी के, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इतना अच्छा समझाऊं कि इसी वीडियो को देखते देखते आपको वो टॉपिक कवर हो जाए। कोशिश करूँगी कि इसके जो नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखने में मसला होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हाइडिंग्स किस तरह से बनानी है, लिखना किस तरीके से है, मार्क्स किस तरीके से गेन किए जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो नोट्स भी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, क्योंकि मैंने कहा है कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलेंगे। ये एएलपी सीरीज़ हैं और इसके अंदर हम इंशाल्लाह हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना है कि बायोलॉजी बेसिकली होती क्या है, हम उसके अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की, ज़िंदगी की। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो बायोलॉजी का वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ये 2 वर्ड से मिलकर जो है वो बना है। एक है बायोस, जिसका मीनिंग है लाइफ, यानी कहीं पे भी अगर हमें बायो का लफ्ज़ मिलेगा तो इट्स मीन कि वहाँ पर ज़िंदगी की बात हो रही है, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बात हो रही है। वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन बात लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की होगी अगर वहाँ पर बायो का वर्ड यूज़ किया गया होगा। एंड लोगोज मीनिंग थॉट्स और रीजनिंग, यानी लोगोस का जो मतलब है वो है थॉट्स और रीजनिंग का, यानी बायोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे तो वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, यानी उसकी थॉट्स और उसकी रीजनिंग्स को। ठीक है। इन दिस कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट्स अबाउट लिविंग थिंग्स, यानी इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बायोलॉजी है उसके अंदर जो एक मैन है वो किस तरह से सोचता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, हम इंशाल्लाह हर एक चीज़ को बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड अपीयरेंस नेचर, नेचर की अपीयरेंस को देखने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, function and related aspects of living organism. The study of living organisms also provide information and remedies of human problems regarding health, food and environment etc. यानी हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के ये समझ आई कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, और लोगोस का जो यहाँ पर मतलब था वो ये था कि थॉट्स और रीजनिंग, यानी क्या थॉट्स होती हैं, क्या रीजनिंग होती हैं, जिसकी बेस पे बायोलॉजी को बनाया गया है, बायोलॉजी को देखा जाता है। मतलब जो फिज़िक्स की चीज़ें हैं उनको हम बायोलॉजी के अंदर क्यों नहीं देखते, बायोलॉजी के अंदर ही बायोलॉजी की चीज़ें वो क्यों देख रहे होते हैं। इट मीन्स कि बायो का वर्ड हमें यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर जितनी भी बात होगी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से होगी। ठीक है, उसके लिहाज से जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी रीजनिंग्स हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, वो सारी की सारी हम आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जितनी भी बात होगी वो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात होगी। ये तो था इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का, वो हमने देख लिया। उसके बाद है
कि डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, किन किन डिवीजन्स के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है अपनी आसानी के लिए कि हम किस किस तरह से बायोलॉजी को डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मिक्सअप हो जाती, हम इनको डिवाइड ना करते, तो हमारे लिए हर एक चीज़ को समझना, उसे पढ़ना और उसके डिटेल में जाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और उनको इकट्ठा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने बायोलॉजी को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे प्लांट की कैटेगरी अलहदा बना दी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की कैटेगरी अलहदा बना दी, बर्ड्स की अलहदा हो गई, जिससे हमें उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को समझना आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑफ लाइव्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम देख लेते हैं कि ये सबसे पहले तो ये बात समझना होगी कि डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ये टॉपिक इसके अंदर क्यों शामिल किया गया है, इसका मकसद क्या है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता कि डिवीजन एंड ब्रांचेस रिसर्चर्स या जो बायोलॉजिस्ट हैं अगर वो हमारे लिए ना करते, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, किस तरह रहते हैं, मतलब हर एक चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है। अगर हम प्लांट्स को एनिमल्स के साथ पढ़ते या उन्हें देखते हैं, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर दोनों को, तो वो एक अलग अलग चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज़म जो एक कैटेगरी है वो दूसरे से डिफरेंट है। इसी वजह से जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर देना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि उनको इकट्ठा करके एक ही सीक्वेंस में पढ़ा जाए, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को इस तरह पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी पहले बायोलॉजी को कैटेगरीज में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर आगे उसकी मज़ीद ब्रांचेस बना दी, जिसकी वजह से बायोलॉजी को पढ़ना बहुत ईजी हो गया। टॉपिक को देख लेते हैं, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी यहाँ पर जो है वो 3 मेजर डिवीजन्स की गई हैं। मैंने अभी आपसे कहा है कि डिवीजन्स हैं और फिर उन डिवीजन के आगे ब्रांचेस हैं। ठीक है, पहले हम डिवीजन को देखेंगे, डिवीजन क्या है, फिर उसके बाद देन हम ब्रांचेस को देखेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं। डिवीजन जो है यहाँ पर जो की गई है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम पढ़ेंगे द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इसको याद करने का जो एक तरीका है वो ये भी हो सकता है कि ज़ू है, ज़ू के अंदर एनिमल्स होते हैं, तो यानी ज़ू से मुराद ये है कि अगर हमें ये याद रखना मुश्किल हो रहा हो कि ज़ूलॉजी जो है उसके अंदर हम किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी है उसके अंदर हम किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो ज़ूलॉजी के अंदर जो ज़ू का वर्ड है उससे हमें याद रह जाएगा कि ज़ू जो है वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। तो ज़ू से जो वर्ड हमें याद रह जाएगा वो होगा कि हम ज़ू के अंदर एनिमल्स की बात कर रहे होंगे। तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी जितनी भी एनिमल्स की स्टडी है वो हम ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो बात आ जाती है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन का। जो हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन थी वो थी बॉटनी। यानी बॉटनी का जो वर्ड है बॉटनी, इससे वैसे ही माइंड में एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है प्लांट्स। बॉटनी मीन्स प्लांट्स। तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसके अंदर जो बॉटनी है उसके अंदर हम हर एक प्लांट को पढ़ेंगे। अब वो प्लांट कोई सा भी हो सकता है, उसकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, छोटा बड़ा हर लिहाज से जो प्लांट्स होंगे उनको हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन है वो है माइक्रो
बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स टिनी, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी छोटी चीज़, माइक्रो का मतलब। और बायोलॉजी का वर्ड जैसे ग्रीक वर्ड था और दो वर्ड से मिलकर बना था, बायो और लोगोस। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन थॉट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनका वजूद है, वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, लेकिन वो अगर हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नहीं हैं। उनको हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। लेकिन माइक्रो बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी छोटे ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। ठीक है, यानी वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते, उन्हें देखने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है बैक्टीरिया की। अब अगर इसको लिखना हो तो लिखने के लिए, लिखने का तरीका इसको ये भी हो सकता है कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तो ये हो गया, यानी 2 पॉइंट्स में जब हम इसको देखेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम अगर कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, ये हमारा हो गया एक पॉइंट माइक्रोबायोलॉजी का। दूसरा पॉइंट जो है हम उसके अंदर उसकी एग्जाम्पल दे देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो, अगर हमारे पास ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम बहुत इजीली मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ये हाइडिंग्स बना के, माइक्रोबायोलॉजी की हाइडिंग बना के और उसके एग्जाम्पल की हाइडिंग बना के। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं कि आगे वो हमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बायोलॉजी के अंदर हमें जगह जगह पर लाइफ का वर्ड मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। मैं कोशिश करूँगी कि जो हम लेक्चर साथ साथ कवर कर रहे हैं उसको भी मैं साथ साथ लेकर चलूँ, ताकि पिछले कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं और इसी वीडियो के अंदर आपको ये वाला टॉपिक जो है जो पढ़ाया जाएगा वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, these divisions are further divided into different branches such as defined below. As defined below यानी हमें जो बाकी डिवीजन्स दी गई हैं उनको हमने किस तरह से डिवाइड किया है, हमने टॉपिक के अंदर ही देखा था। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी पहले हम उसकी डिवीजन देखेंगे बायोलॉजी की, फिर उसके बाद जो मज़ीद उसको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन्स तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि फर्दर जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी से ही एक जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि शायद ये जो है वो स्ट्रक्चर होगा किसी भी चीज़ का, जिसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बना हुआ किस तरीके से है। यानी अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर एक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस का स्ट्रक्चर देते हैं, इवन बर्ड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो प्लांट से मिलता जुलता नहीं है। या बर्ड्स का जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमन से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जिस तरह से द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने इसको भी लंबा करना है, मतलब थोड़ा इतना डिटेल में लेकर जाना है कि हमारे 2 मार्क्स जो है वो गेन हो जाए, तो उसमें भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम 2 पॉइंट्स बना देंगे। फर्स्ट पे हम लिख लेंगे मॉर्फोलॉजी और सेकंड पे हम उसकी कोई ना कोई एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि हम स्ट्रक्चर कह देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट्स का स्ट्रक्चर, बर्ड्स का स्ट्रक्चर या फिर ह्यूमंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम उसकी एग्जांपल भी दे देंगे। तो हमें अगर इन केस सिर्फ मॉर्फोलॉजी पूछ लेता है तो हम उसको भी यहाँ पर क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को साथ ही साथ ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को
या बायोलॉजी के जितनी भी वो क्वेश्चंस हैं कि जो बुक के अंदर बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर पेपर के अंदर वो हमें आ जाते हैं और एज इट इज़ हम उठा के लिख देते हैं, उसके अंदर इस तरह से हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमें 2 मार्क्स को गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो बाकी सबसे डिफरेंट भी नहीं होगा। अपना पेपर इंप्रेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन की भी इस तरह से हार्डिंग्स बना दी जाएँ कि हम पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनाटमी। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है एनाटमी की। एनाटमी के अंदर हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा हो सकता है? अगर हम प्लांट के हवाले से बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के, तो हम कह देंगे कि उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद जाइलम है, फ्लोएम है, ये सारा का सारा जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम 2 से 3 एग्जांपल्स भी दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये हम दे देंगे प्लांट्स की एग्जांपल। अगर हम ह्यूमंस के अंदर एग्जांपल देते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा किडनी है, हार्ट है, हमारी आइज़ हैं, आइज़ का स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एग्जांपल्स के तौर पे मिल जाएंगी कि एनाटॉमी के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा है हिस्टोलॉजी। अब वर्ड जो है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी से एक वर्ड जहन में आ जाता है कि भाई हिस्टोलॉजी है तो मीन्स उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जा रहा होगा कि हिस्ट्री क्या है किसी भी बायोलॉजी की, बायोलॉजी के डिवीजन या ब्रांचेस की। तो हम देख लेते हैं कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मुराद क्या है? यानी हम उसको डीपली स्टडी करेंगे। हम उसको माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर जैसे हमने किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, इसी तरह से हम टिश्यूज़ को भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बैक्टीरिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें टिश्यूज़ की बात की है कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ को बहुत डीपली पढ़ना, ठीक है, उसको हम हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज़ के एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को जो टिश्यूज़ से रिलेटेड है उसको जब हम कवर कर रहे होंगे तो वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। सेल बायोलॉजी, लिविंग सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? वो तमाम ऑर्गेनेलीज जो कि सेल से मिलकर बनी होती हैं, हम उनको सेल ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं हम उनको आगे जाके देखते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? यानी सेल का स्ट्रक्चर, सेल किस तरीके से बना हुआ है, आया कि सेल जो है वो गोल है या फिर सेल रेक्टेंगल फॉर्म में है, किस तरह से सेल है, हम सेल के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। सेल फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, यानी किस किस तरीके से सेल जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, हम वो सारा का सारा जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। सेल को देखते हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज किस तरीके से काम कर रही होती हैं हम उनको देखते हैं। इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी, यानी इन स्टडीज़ को हम जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और हम उसको जो वो स्टडीज़ हैं उनको हम सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल की और सेल ऑर्गेनेलीज को देखते हैं, वो हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो हम उसको सेल बायोलॉजी का नाम दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, यानी ये ब्रांच जो है वो सेल डिवीजन से भी डील करती है। सेल डिवीजन जो है, सेल किस तरह से डिवाइड होता है, वो किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके 1 से 2 में, यानी सेल डिवीजन को हम आगे जाके जो है वो देखेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होती हैं, वो बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर आ रही होती हैं। सेल साइकिल जो है पूरा का पूरा वो भी सेल डिवीजन के अंदर ही आता है, तो उसको भी हम
बायोलॉजी के अंदर देखते हैं, लेकिन चूंकि उसको मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को, तो वो हम सेल बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आ जाता है, उसको कवर करने के लिए हम इसके ये 2 पॉइंट्स बना देंगे, तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इस तरह से करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो हम, लॉजी मीन्स थॉट्स, यानी फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो हम बायोलॉजी के अंदर अगर पढ़ रहे हैं तो वो हम फिजियोलॉजी के पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन से पार्ट्स मिलाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, और उसके अलावा उसके फंक्शन को देखेंगे, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ ह्यूमंस की, कि ह्यूमन का जो स्टमक है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, ह्यूमन हार्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है, ह्यूमन आइज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, किडनीज़ हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो यानी वो सारा का सारा जो है वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड देखते ही समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है जीन्स की, ठीक है। जीन की जितनी भी हम बात करेंगे वो सारी की सारी हम जेनेटिक्स के अंदर करेंगे। वर्ड्स को डिवाइड कर लेना, किसी भी वर्ड को डिवाइड करके जब हम पढ़ते हैं तो उसको याद कर लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि जो भी वर्ड आप पढ़ें उसको डिवाइड कर लें, तो वो आपके माइंड के लिहाज से ज़्यादा बेटर है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात यही है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से उसको याद रखना आसान हो जाएगा, वरना अक्सर बच्चे जो हैं वो मिक्सअप कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि फिजियोलॉजी के अंदर क्या था, हिस्टोलॉजी के अंदर क्या था। तो इसलिए वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और कोशिश करें कि उसको इस तरह से याद करें कि वो आपको वर्ड जो है वो पूरा पूरा मीनिंग दे, क्योंकि वर्ड खुद कहता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है या मैं क्या हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड है जेनेटिक्स, मीन्स जीन्स की जितनी भी स्टडी है वो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है जेनेटिक्स के अंदर, द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी, एंड देयर रोल्स, यानी वो किस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। रोल्स इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से मुराद क्या होती है, किसी भी चीज़ की यानी कोई भी एक चीज़ जब शुरू हो रही होती है उसकी इब्तिदा जो हो रही होती है वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो सारा का सारा जो है वो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इस कॉल्ड द जेनेटिक्स, तो उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम दे देते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब भी उसने हमें यहाँ पर बता दिया। एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस मीन्स कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, यानी वो करेक्टर्स, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ह्यूमंस के अंदर जो करेक्टर्स हैं, जैसे आई कलर जो है वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, आगे उनकी जनरेशन के अंदर। इसी तरह से हाइट है, हेयर कलर है, ये वो इनहेरिटेंस हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसमिट हो रही होती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिट होना है, मुंतकिल होना है, वो हमें क्या कहलाता है, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और उसको हम पढ़ते किस में है, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो ब्रांच है वो भी हमारे पास क्लियर हो गई। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट को। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो का मतलब ये होता है कि न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। वो न्यू इंडिविजुअल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। न्यू इंडिविजुअल जो है वो हम एम्ब्रियो के बारे में,
एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम उस एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यू इंडिविजुअल जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है उसके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट of an embryo of to the new individual. It is the study of development of an embryo to new individual. यानी एक न्यू इंडिविजुअल का जो एक एम्ब्रियो बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सारी की सारी स्टडी जो है, डिटेल स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, इस ब्रांच के अंदर बायोलॉजी की. उसके बाद है टेक्सोनॉमी. ठीक है, टेक्सोनॉमी जो है वो हम किस तरीके से देखेंगे. टेक्सोनॉमी के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखेंगे. टेक्सानॉमी जो वर्ड है वो हमें क्या कह रहा है, हम उसको देख लेते हैं. वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स. ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हम फिर मज़ीद उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं. लेकिन हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ के रहे हैं, हम देख रहे हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन. यहाँ पर नेमिंग और क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि हम जब भी किसी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं या उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम उनको नाम देते हैं. ठीक है, जो एक साइंटिफिक नेम होता है, जो हम आगे जाके भी देखेंगे साइंटिफिक नेम्स को कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हैं वो साइंटिफिक नेम दिया जाता है और फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है, यानी उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. यहाँ पर एक फ्रॉग है, फ्रॉग का जो नाम साइंटिफिक है वो है राना टिग्राइना. ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंदर हम पहले फ्रॉग को नाम देते हैं राना टिग्राइना, साइंटिफिक नेम उसका हुआ, हमने उसको नाम दिया. नाम देने के बाद जो है वो हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी. यहाँ पर क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि हमने उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखना है. उसके अगर उसको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है तो हम उसके कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन हम किस किस तरह से एक फ्रॉग की करेंगे, हम उसको टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं. ये फ्रॉग मैंने आपको एग्जांपल दी है. फ्रॉग के अलावा भी और बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो आपको इजीली हो, इजीली अवेलेबल भी हो और जो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाए. लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. अब यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पहले ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कि कौन से ग्रुप के अंदर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा. फिर उनको हम सब ग्रुप कर देते हैं, यानी उनको मज़ीद कैटेगराइज करके सब ग्रुप कर देते हैं और उनको फिर हम डिवीजन्स करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम रख देते हैं. ठीक है, डिवीजन ब्रांचेस के अंदर, ताकि हमारे लिए ये सारा का सारा काम जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमें जो बायोलॉजी है उसकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाए. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो बहुत डिटेल के अंदर डिफरेंट तरीके से पढ़ सकें. उसके बाद है हमारे पास पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी को हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को देख रहे होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम पैलेंटोलॉजी के अंदर कवर कर रहे होते हैं. तो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होती हैं. फॉसिल्स जो हैं बाकियात को कहा जाता है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं और ज़मीन के नीचे चले जाते हैं. वो कुछ अरसे तक वहाँ रहते हैं. वहाँ रहने के बाद वो जो है वो उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. चेंज होने के बाद वो हमारे पास फॉसिल्स के तौर पे सामने आ जाते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक टॉपिक को मैं सिर्फ इसी वजह से कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन ब्रांचेस को माइंड में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है या उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है. मेरी कोशिश है कि आज का जो टॉपिक है वो जब मैं कवर करूँ इंशाल्लाह, तो उसके अंदर एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में लेकर चलूँ ताकि इस वीडियो को देखते ही आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो याद हो जाएं. पैलेंटोलॉजी को हम देख रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स फ्यूल्स की जितनी भी, यानी फॉसिल्स के लिहाज से जितनी भी स्टडी होगी, चाहे वो फॉसिल्स फ्यूल्स की हो या सिर्फ फॉसिल्स की हो, वो हम सारी की सारी देखेंगे पैलेंटोलॉजी के अंदर. विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि विच आर द रिमेन्स ऑफ
एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से हैं? रिमेनिंग यानी बाकियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड हो जाते हैं और मुर्दा होने के बाद ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, उनकी बाकियात को हम पैलेंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को, क्योंकि वो फॉसिल्स में चेंज हो जाती हैं बाकियात, वो अपनी असल हालत में जिस तरह से वो जब लिविंग थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर थी ज़मीन के ऊपर, तो तब उनकी केमिस्ट्री चेंज थी। लेकिन जब वो डेड मटेरियल्स के अंदर चली गई, डेड हो गई, तो उसके बाद जब वो ज़मीन के नीचे गई तो उनकी केमिस्ट्री चेंज हो गई। केमिस्ट्री चेंज होने के बाद, यानी केमिस्ट्री चेंज होने से मुराद यहाँ पर यह है कि उनका जो फिज़िकल और स्ट्रक्चरल जो अपीयरेंस थी उनकी, वो हर लिहाज से चेंज हो गए। वो नहीं रहे जो कि वो ज़मीन के ऊपर थे। चेंज होने के बाद वो फॉसिल्स बन गए, और फॉसिल्स बनने के बाद फिर वो हम उनको पैलेंटोलॉजी के अंदर हमने उसको स्टडी किया कि उसके बाद वो किस किस तरह से उनमें चेंजिंग्स आई और वो जो है वो फॉसिल्स कहलाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को वैसे ही देखने से समझ में आ जाती है कि जी बायोलॉजी के जितने भी बायोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, कि इन्वायरमेंटल जितना भी क्लाइमेट चेंज होगा वो सारा का सारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर क्या कहा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। वो कह रहे हैं कि इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो और उनका इन्वायरमेंट, उन दोनों के दरम्यान में क्या इंट्रैक्शन होता है, वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे बच्चों के जहन में ये पढ़ने के बाद एक पॉइंट जो है वो क्लिक करेगा कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से क्या मुराद है। यानी एक इन्वायरमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो, जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कभी भी गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाते। या जो बहुत गर्म इलाकों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ठंडे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि एक टाइगर है, जो वाइट वाला टाइगर होता है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है। या एक जो रीछ है, बेयर है, वो जो पोलर बेयर होता है, यानी जो पहाड़ों पर रहता है और बर्फ़ानी इलाकों में रहता है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, इंस्टेड ऑफ वो कि जो आम नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रहता है वो कभी भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। या जो पोलर बेयर है, अगर वो यहाँ पर नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, गर्म इलाकों के अंदर आता है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो उन्हीं इलाकों में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अलावा वो किसी कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका एनवायरमेंटल जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमें वो कह रहे हैं कि इट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, यानी किस तरीके से इंट्रैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ जो मैंने आपको पोलर बेयर की एग्जांपल दी है वो यहाँ पर बिल्कुल फिट होती है कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो था एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, उसको भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि सोशियो बायोलॉजी। सोशियो से मुराद ही हमारे पास सोशल जो है वो माशरा जो है सोसाइटी से निकला है ये वर्ड सोशियो, और बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी हम डिटेल स्टडी करते हैं वो हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सोशियो बायोलॉजी के अंदर जो है वो हम क्या देखेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। हमें उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स, ठीक है, ऑफ द एनिमल्स टू मेक दैट मेक सोसाइटीज़, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बिहेवियर जो कि एक सोसाइटी बनाती है उसको हम सोशियो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कि जैसे अगर एनिमल्स हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है बनिस्बत उनके जिन्हें घर में हम रख सकते हैं इजीली, या जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम देते हैं। तो उनका बिहेवियर जो है
वो चेंज होगा बनिस्बत वाइल्ड एनिमल्स के। वाइल्ड एनिमल्स का बिहेवियर जो है वो चेंज है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी एक अलग सोसाइटी है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी एक अलग सोसाइटी है। वो हमारे साथ ह्यूमंस के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन के साथ उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ह्यूमंस का उनके साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वो हमें यही कह रहे हैं कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। ठीक है, यानी सोशल बिहेवियर जो है वो किस तरीके से हो सकता है एक एनिमल्स का, जिसके ऊपर फिर हम ये बात करते हैं कि जी ये इनका सोशल बिहेवियर है, इसलिए इनको अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। क्योंकि सोशल बिहेवियर्स के ऊपर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, जो कि हम सोशियोबायोलॉजी के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर ब्रांच दी गई है वो है पैरासाइटोलॉजी। यानी पैरासाइटोलॉजी जो है ये क्या है, वर्ड देख के ही हमें यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है कि पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स की बात करेंगे। जितने भी पैरासाइट्स होंगे उनकी बात हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर करेंगे। हम यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे, पैरासाइट्स की बात करेंगे। ठीक है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, ये ब्रांच जो है जितने भी पैरासाइट्स हैं, आप यहाँ पर उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं पैरासाइट्स की। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि ये बहुत छोटा है पॉइंट पैरासाइटोलॉजी का, तो यहाँ पर इसको भी आप 2 पॉइंट्स बनाकर, यानी एक पॉइंट ये और दूसरी पॉइंट में आप कोई भी पैरासाइट की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है तो। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बायो को हम पढ़ेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसे सब्सटेंस बनाएंगे जो कि मैनकाइंड यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हो। ठीक है, उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से जो वर्ड है, इम्यून जो वर्ड है वो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम। ठीक है, उसके बारे में बात होगी। तो इम्यूनोलॉजी, तो इम्यून के बारे में, इम्यून सिस्टम की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी डिटेल में हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी is the study of the immune system of animals which defend the body against invading microbes। अब यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एनिमल्स का, ये एनिमल्स का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि इसमें ह्यूमंस जो हैं वो नहीं हैं। असल में जो ह्यूमंस हैं उनको भी साइंटिफिक टर्म के लिहाज से एनिमल्स ही की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, उसको फिर आगे फर्दर सब कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन डिवीजन है एनिमल्स की तो उसके अंदर ही ह्यूमंस को भी रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं तो वो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, ये एनिमल कैटेगरी का वर्ड है। ये एनिमल वो एनिमल्स नहीं हैं जो कि एकदम देखने से पता लगता है कि जी ये एनिमल्स यानी जानवर हैं। इसी कैटेगरी के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं। यानी कि जब हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो वो हम सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, उसमें ह्यूमंस भी शामिल होंगे। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी। डिफेंड द बॉडी यानी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते हैं लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, और हमें नुकसान दे रहे होते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम जो है वो हमें डिफेंड कर रहा होता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की ये ब्रांच है। एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटो फिर मोलॉजी।
एंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन से, एनिमल से, प्लांट से डिफरेंट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो उनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर। इंसेक्ट्स, हशरातुल अर्ज़ जिनको कहा जाता है, ठीक है, उनको हम एंटोमोलॉजी के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फॉर्म, देखें यह वर्ड है फॉर्म। फॉर्म मीन फार्मेसी, एक वर्ड होता है ना फार्मेसी, जो कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं जहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं। तो फॉर्म, इकोलॉजी यानी फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो सारी की सारी हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ड्रग्स से रिलेटेड। ये इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं हैं, इन ड्रग्स से मुराद मेडिसिन हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि इंसान जब एक मेडिसिन लेता है तो उस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट होता है उसकी होल बॉडी के ऊपर, या वो उस सिस्टम के ऊपर, स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर जिसके लिए वो ये मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम उसके लिहाज से बात करेंगे। वो सारी की सारी स्टडी जो है ड्रग्स की, वो स्टडी जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं या ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन की डिज़ीज़ क्योर के लिए हम वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी हम स्टडी जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। आज के टॉपिक के अंदर जो जो बातें हमने की हैं हम उनको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें की हैं, ताकि आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर जो है तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं वो आप लोगों को याद हो जाएं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है, दो वर्ड से मिलकर बनी थी, बायो और लोगोस। बायो मींस लाइफ, लोगोस मीन थॉट्स एंड रीजनिंग, यानी बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। जितनी भी थॉट्स एंड रीजनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से होंगी वो सारी की सारी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका इन्वायरमेंट, हर लिहाज से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी के अंदर कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको हमने डिवीजन उसकी की थी और उसको ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था बायोलॉजी को। डिवीजन कौन सी थी? डिवीजन 3 थी। ज़ोलॉजी थी, बॉटनी थी और उसके बाद थी मॉर्फोलॉजी। ज़ोलॉजी, बॉटनी और मॉर्फोलॉजी जो थी ये सारी की सारी जो थी हमारे पास डिवीजन्स थी। उसके बाद उनको मज़ीद इन डिवीजन्स को ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। तो वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी? वो हमारे पास थी मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को, एंड एनाटॉमी जो था उसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा था। हिस्टोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़ को देखा था। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि सेल और सेल के ऑर्गेनेलीज़ के फंक्शन को, कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरीके से होता है। फिजियोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फंक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद जो जेनेटिक्स थी उसके अंदर हमने जीन्स को देखा था, उनके रोल को देखा था। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने एक डेवलपमेंट देखी थी एम्ब्रियो की, कि किस तरीके से एक न्यू इंडिविजुअल जो है, एक एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था टेक्सोनॉमी को, कि टेक्सोनॉमी के अंदर हम किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं और किस तरीके से हम उनको मज़ीद क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद था पैलेंटोलॉजी, इसके अंदर हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिटेल में पढ़ा है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में वो इंट्रैक्शन, वो एक रब्त जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और एनवायरनमेंट के दरमियान में होता है, वो हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखा था। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच थी वो थी सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी जो है उसके अंदर हमने सोशल बिहेवियर्स देखे थे एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हमने देखा था पैरासाइट्स को, कि किस तरीके से पैरासाइट्स जो हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम ह्यूमन काइंड जो है, मैन काइंड के लिए बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
उसके बाद इम्यूनोलॉजी को हमने देखा कि इम्यूनोलॉजी जो है वो एनिमल्स के इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस तरह से एक इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद था एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने देखा कि ड्रग्स की स्टडी को देखा कि ड्रग्स किस किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिट होती हैं, उनके सिस्टम्स के लिए, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ड्रग्स उन ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी या उनके सिस्टम्स के ऊपर अपना एक ख़ास इफ़ेक्ट देती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को आज का टॉपिक समझ नहीं आया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के इस लेक्चर को बहुत डिटेल में कवर करूं। ये सीरीज़ ALP सीरीज़ है और इसके अंदर हम वो तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो कि हमें ALP यानी स्मार्ट सिलेबस के अंदर हम लोगों को गिवन थे गवर्नमेंट की तरफ से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन पॉइंट्स हैं, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम 2 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं साथ साथ आपको वो शॉर्ट नोट्स भी बताती रहूँ, वो की पॉइंट्स बताती रहूँ कि जिसके ज़रिए से आप लोग कम टाइम के अंदर ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक किसी को समझ नहीं आया है या आज के टॉपिक के लिहाज से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को वो लाइक कर दें ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।